तो हेलो एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 2। और सारी बातें जैसे जो भी हैं कि मतलब पेरेंट्स से रिलेशन वगैरह वो सब मैं बता चुका हूँ। और मतलब मोटा मोटी बोलें तो जैसे एक पोर्शन अपना प्रोबेबिलिटी का ऐसा खत्म हो गया है कि मतलब जैसे आप कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। बस जैसे कुछ अपने टर्म्स होते हैं जो एकदम से जैसे नए हैं, जिनमें जैसे डिसजॉइंट सेट आएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आएँगे, या फिर कुछ भी ऐसे नई जो बातें होंगी, वो मतलब सारी आज अपन सीख लेंगे। और कल के लेक्चर में जैसे एक तो बेस थ्योरम, एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और एक मोंटी हॉल वाली प्रॉब्लम, ये 3 टॉपिक कल के लेक्चर में कर लेंगे। और अगर टाइम मैनेज हुआ तो एक चौथा लेक्चर रख लेंगे जिसमें जितने भी आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं प्री, मेंस, एक्स, वाई, ज़ेड किसी भी एग्ज़ाम में, वो सारे के सारे अपन प्रैक्टिस सेशन रख लेंगे। तो मतलब आज के लेक्चर में अपन क्या करेंगे, एक तो नए टर्म्स सीखेंगे और एक सेट थ्योरी के साथ में मतलब प्रोबेबिलिटी का क्या रिलेशन होता है। जो वेन डायग्राम बनाते हैं ना अपन सर्कल वाले, वो सारा अपन नॉलेज मतलब देखेंगे। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा आसान रहेगा, हर किसी को समझ में आ जाएगा और बहुत छोटा रहेगा, मतलब कि जैसे मैंने कम क्वेश्चंस रखे हैं, लेकिन क्या है कि वो टाइम खाने वाले हैं, मतलब कि थोड़े जैसे लेंथी प्रोसेस है उनका। तो वैसे भले ही बड़ा बन जाए लेक्चर, पर चीज़ें बहुत कम मिलेंगी आज आपको, ठीक है? बाकी मज़ा आने वाला है, स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले थोड़ी-सी मतलब हर एक चीज़ नई ही लगेगी आपको मतलब आज के लेक्चर में, तो बस कहानी सुनते जाओ, बैठ के आराम से मज़ा लो और मैं बोलूँ जब क्वेश्चन सिम्प्लीफाई कर लेना। क्या होता है भई कि जैसे कल के ब लेक्चर में अपन ने ये बात करी थी कि प्रोबेबिलिटी को अपन जैसे फ्रैक्शन में भी डील कर लेते हैं, परसेंटेज में भी डील कर लेते हैं, लेकिन परसेंटेज अपने जैसे पूछते नहीं है, तो मैंने बोला था कि अपने फ्रैक्शन ही रहेगा। लेकिन भई जैसे फ्रैक्शन होता है, उसको मैं एक तरीके से रेशियो भी बोल सकता हूँ। यानी कि प्रोबेबिलिटी को अपन रेशियो में भी देख सकते हैं और उसी रेशियो से जुड़े हुए अपनी 2 टर्म्स आती हैं। एक तो घटना के अनुकूल, एक घटना के प्रतिकूल, यानी ओड्स इन फेवर और ओड्स इन अगेंस्ट। ये 2 नए टर्म्स मिलेंगे, इनको सीखते हैं, इनके ऊपर 3-4 क्वेश्चन करते हैं। 1-2 शायद प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए भी हैं, वो भी इंक्लूड करें, सब मिल जाएगा आपको, देखते जाओ बस। तो जैसे कि अपन को एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आज बारिश होने के 30% चांसेस हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग टुडे, तो इसके चांसेस हैं मान लो 30%। तो मैं या तो 30% बोल दूँगा या फिर मैं 30% को हटाऊँगा तो 30/100 यानी 3/10 आ जाएगा। तो इस बात का क्या मतलब है कि 10 में से 3 चांसेस हैं कि बारिश होगी। लेकिन अगर इस चीज़ को मैं रेशियो में बदलना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 3 चांसेस तो हैं कि बारिश होगी और 10 माइनस 3 कर दें तो 7 चांसेस हैं कि बारिश नहीं होगी। आ रहा है समझ में? कि जैसे आप एग्ज़ाम देने जाओगे, या तो आप पास होगे या आप पास नहीं होगे। यानी दोनों चीज़ों की आधी-आधी प्रोबेबिलिटी है। तो मैं क्या बोलूँगा, पास होने की 1, फेल होने की 1 और टोटल इवेंट्स मेरे 2 हैं। कहानी को समझना बस, बहुत मज़ा आएगा। अब क्या होता है कि जैसे इस रेशियो में अपन इसको ऐसे डिनोट करते हैं ना, तो जो मैं ये पहले जो चीज़ लिखता हूँ ना, ये मेरी एक्चुअल में जो प्रोबेबिलिटी या फिर जो मैंने डिनोट किया है उसको दर्शाती है कि जैसे रेनिंग टुडे की जो फ्रैक्शन होगी या फिर जो भी वैल्यू होगी, जो भी नंबर होगा, जो भी प्रोबेबिलिटी, रेशियो कुछ भी बोल दो, वो ये 3 होगा और इस चीज़ के नहीं होने की 7 हो जाएगी ऑब्वियसली। आ रहा है समझ में? और टोटल कोई पूछेगा तो अपन 10 बता देंगे। अगर मान लो समझ में नहीं भी आया है, एक बार अगली स्लाइड पे चलते हैं, सारी चीज़ें क्लियर होते जाएँगी। ओड्स इन फेवर और ओड्स इन अगेंस्ट 2 टर्म्स होते हैं। इनको हिंदी में बोला जाता है घटना के अनुकूल परिणाम और घटना के प्रतिकूल परिणाम। एग्ज़ैक्टली वर्ड लिख के देगा एग्ज़ाम में, ठीक है? अब देखो, अगर ओड्स इन फेवर बोलता है तो पहले अपन फेवर वाले आउटकम्स लिखेंगे और रेशियो में फिर आउटकम्स जो फेवर में नहीं है वो लिखेंगे। जैसे कि मैंने क्या बोला, बारिश होने के 30% चांसेस थे, प्रोबेबिलिटी मेरी 3/10 थी, यानी होने के चांसेस 3 हैं, नहीं होने के 7 हैं। तो अगर मेरे को ओड्स इन फेवर पूछेगा कोई बारिश होने के, तो मैं उसको 3/7 लिखूँगा। या फिर अगर मैं इस क्वेश्चन को इत्ते को छिपा दूँ और मैं ये बोलूँ कि भई 3/7 दे रखी है प्रोबेबिलिटी बारिश होने की, मतलब 3 होने की है और 7 ना होने की है। आ गया समझ में? इसी क्वेश्चन में अगर ओड्स अगेंस्ट बोल देगा, तो आउटकम्स जो पहले नोट इन फेवर हैं, वो आ जाएँगे। यानी इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा 7/3। बहुत ईज़ी चीज़ है। यहीं पे खत्म होती है ये वाली चीज़। जस्ट अपन क्वेश्चंस पे स्विच करते हैं। वर्ड्स का बस ध्यान रखना, अनुकूल मतलब उस चीज़ के फ़ेवर में चीज़ है, प्रतिकूल मतलब कि ऑपोज़िट है उसके, या फिर ठीक है, ये सब बहुत आसानी से समझ गए हैं। सारी चीज़ों का एकदम से मतलब डाउट क्लियर हो गया होगा। डायरेक्टली क्वेश्चंस पे स्विच करते हैं।
चाहो तो एक एग्जांपल और बता देता हूँ, समझ में आ गया तो स्किप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान से देख लेना बस इस एग्जांपल को, जिनको समझ में नहीं आया है वो, लास्ट मौका है आपके लिए, ठीक है? स्टार मार्क कर लेना, बढ़िया एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे मान लो कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने एक शूटिंग कॉम्पिटिशन में गए, 10 बार आपने क्या किया कि एरो मतलब शूट किया। उसमें से वो 4 बार 5 बार हिट करता है, 5 तो गलत हो जाएगा, फिर 3 बार हिट करता है, 7 बार हिट नहीं करता। तो मान लो कोई मेरे को ये बोलेगा कि घटना के मतलब कि एरो हिट करने के अनुकूल, यानी कि ओड्स इन फेवर, वो भी हिट करने के कितने होंगे? तो मैं बोलूँगा 3:7 होंगे। यानी कि मैंने घटना के अनुकूल बात करी है ना कि हिट करेगा, तो वो चीज़ पहले लिखी जाती है और उसके ऑपोज़िट जो भी होती है, वो बाद में लिखी जाती है। अगर यहीं पे मान लो मैं इस क्वेश्चन में ये बोल देता ना इसी लाइन के लिए 3:7 के लिए कि घट मतलब हिट करने के अनुकूल की बजाय मैं ये बोल देता हिट करने के प्रतिकूल रेशियो 3:7 है। तो ये हो जाता है कि 3 बार वो हिट नहीं करेगा और 7 बार वो हिट करेगा। मतलब बाद वाला रेशियो ऑटोमैटिकली उसके उल्टी चीज़ का, ऑपोज़िट चीज़ का हो जाता है। ये हिट नहीं करने का, तो ये हिट करने का। हाँ या ना? एकदम से क्लियर हो गया, कहीं कोई इश्यू नहीं है, सब समझ गए हो? वर्ड एक ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, अनुकूल और प्रतिकूल। हाँ या ना? ठीक है। आगे आ जाओ। क्योंकि देखो ना, मैंने बोला क्या इस क्वेश्चन में कि हिट करने का, लेकिन मैंने एक वर्ड यूज़ कर दिया प्रतिकूल, अगेंस्ट, यानी कि ये अगेंस्ट हो गया उसके, यानी कि ये नहीं हिट करने का हो जाएगा और ये हिट करने का हो गया क्लियर? अब देखो क्वेश्चन्स पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन है, अच्छा इन क्वेश्चन्स की थोड़ी-सी हिंदी के अंदर मतलब जैसे ट्रांसलेशन में दिक्कत हो जाती है, तो मैं बोल के आपको बता दूँगा सही क्या होगा, उस हिसाब से मैनेज कर लेना कि घटना ए के पक्ष की बजाय आप अनुकूल ओड्स लिख लेना 5:8, ठीक है? तो देखो अब पहले इन क्वेश्चन्स को आप अटेम्प्ट कर सकते हो इज़िली, तो पहले अटेम्प्ट कर लेना, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना कि ओड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए आर ए, यानी कि घटना अब देखो मान लो जैसे इसमें कोई भी 2 इवेंट होंगे, जैसे एक ए है, एक बी है। तो पक्का है कि फेवर की बात कर रहा है, ए की बात कर रहा है, मतलब ये ए के होने के हैं और ये ए के ना होने के हैं, मतलब ये बी के हैं पक्का। ठीक है? इतना मेरे को क्लियर हो गया है। तो ये पूछ रहा है ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये तो प्रोबेबिलिटी का साइन होता है। ठीक है। अरे तो भई ए के फेवरेबल आउटकम 5 है और टोटल मेरे को दिख रहे हैं 13 हैं, 5/13 आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होगा? प्रोबेबिलिटी बी की निकालनी है। फेवर दे रखा था ए के इवेंट का, यानी ये ए का है, ये बी का है। यानी बी के फेवरेबल 8 हो गए, टोटल तो अभी भी 13 ही रहेंगे, बदलेंगे नहीं, आंसर आ जाएगा। बहुत ईज़ी क्वेश्चन था, मज़ा आया करके। आगे आओ आप। अब देखो क्वेश्चन्स का लेवल थोड़ा-सा बढ़ रहा है और एक अलग वैरायटी आ रही है। चीज़ वही है लेकिन, कि एक कक्षा में 30 लड़के हैं, उस कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। मतलब पहली बात तो गर्ल्स अपन को फाइंड करनी है। ठीक है? आगे बढ़ो, आगे क्या दे रखा है? यदि लड़के के चयन की संभावना नहीं, ये गलत है। ये गलत है भैया, हिंदी का लोचा है इन क्वेश्चन्स में। ये इसको पूरा काट के ऐसे लिखना कि लड़कों के चयनित होने के प्रतिकूल 2:1 का अनुपात है। क्योंकि देखो यहाँ क्या लिखा है कि ओड्स अगेंस्ट सेलेक्टिंग अ बॉय आर 2:1। मैं इसको बहुत डिटेल से समझाता हूँ। सारे जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएँगे। देखो इसने क्या लिखा है, ओड्स अगेंस्ट सेलेक्टिंग और बॉय सेलेक्टिंग की बात कर रहा है ये, ठीक है? और रेशियो दे रखा है 2:1। भाई ओड्स अगेंस्ट की बात कर दी, यानी ये चीज़ बॉय के ना होने को दर्शाएगा। बॉय के ना होना मतलब गर्ल का होना और ये बाद वाली चीज़ तो अब बॉय का होना ऑटोमैटिकली बन जाएगा। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान बन गया है। एक्चुअली में प्रोबेबिलिटी का या ऐसा कोई कांसेप्ट बचा ही नहीं इसमें। भई एक क्लास में 30 बच्चे हैं, बच्चे भी नहीं है, 30 बॉयज़ हैं, देखो 30 लड़के हैं। तो 30 जो वैल्यू है वो 1 की है, वैल्यू बटा किसकी? गुणा मेरे को चाहिए किसकी? मेरे को गर्ल्स चाहिए, कितनी है काउंटिंग में, नंबर में। गर्ल्स 2 हैं रेशियो में, तो 30/1 गुणा 2 सॉल्व करेंगे, 60 आ जाएगा आंसर, यानी क्लास में 60 लड़के हैं। बहुत ईज़ी है और सब समझ में भी आ गया। अब देखो थोड़ा-सा इसमें एक लेवल और इंक्रीज़ करते हैं, ये क्वेश्चन देखो। सारा और तारा शूटर्स हैं, ओड्स इन फेवर ऑफ सारा हिटिंग। यार इनमें हिंदी, आज हिंदी कहीं आई नहीं है, कुछ लोचा हिंदी का यार थोड़ा-सा मतलब मैनेज कर लेना। मैं बोल के बता देता हूँ आपको इन क्वेश्चन्स की हिंदी क्या होगी, बाकी हिंदी का इतना बड़ा रोल है भी नहीं। एक वर्ड ही है जो अपन को बस देखना है, ओड्स इन फेवर और ओड्स इन अगेंस्ट, मैनेज हो जाएगा इतना तो। देखो क्या बोला है, सारा और तारा शूटर्स हैं, ओड्स इन फेवर ऑफ सारा हिटिंग द टारगेट आर इतना, यानी कि सारा के फेवर में, यानी कि सारा के अनुकूल हिट करने में 2 हैं, मतलब 2 बार हिट करेगी, 3 बार हिट नहीं करेगी। लेकिन आगे देखना, ओड्स अगेंस्ट तारा हिटिंग द टारगेट आर इतने, यानी हिट ना करने का 3 है और हिट करने का 4 है। इसमें उल्टा हो गया जस्ट इसके, क्योंकि एक वर्ड क्या था, अगेंस्ट था, प्रतिकूल था। सब क्लियर हो गया?
अभी पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम हिट द टारगेट, दोनों के टारगेट हिट होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। मतलब सारा भी हिट करे और तारा भी हिट करे, दोनों की बतानी है। एंड का सोर्स आ रहा है, मतलब कि ये भी हिट करे ये भी हिट करे, तो गुणा करेंगे। सारा की हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, देखो 2 बार हिट कर रही है, टोटल 5 में से, ठीक है। और तारा जो है वो 4 बार हिट कर रही है, ध्यान दे लेना, कितने में से, 7 में से। गुणा कर दो, 8/35। ये आंसर। मजा आया देख के? आगे हो, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ेगा। 4-5 सेम टाइप के क्वेश्चन है सारा और तारा के, फिर वेन डायग्राम वगैरह पे चल लेंगे। ये क्वेश्चन करो, खुद कर लेना भाई पहले, फिर मेरा देख लेना। सारा और तारा शूटर्स हैं, ओड्स इन फेवर ऑफ सारा हिटिंग, मतलब ये सही होने का, ये गलत होने का। अब दिमाग नहीं लगाना, डरना नहीं, पढ़ा, क्रॉस और टिक मार्क लगाया, बस इतना ही करना है। ओड्स अगेंस्ट तारा, यानी ये क्रॉस ये राइट, समझ में आ गया। ओड अगेंस्ट की बात कर दी, ये मतलब ये ना होने का हो गया। प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द टारगेट, केसेस बनेंगे ऑब्वियसली कि भाई एक बार तो सारा हिट कर दे और तारा ना करे, क्योंकि एग्जैक्टली वन का बोला है। और एक केस बनेगा जिसमें सारा हिट ना कर पाए और तारा कर पाए। और ऑब्वियसली इन दोनों केसेस को तो अपन ऐड करेंगे, क्योंकि या तो ये काम होगा या ये काम होगा, इसमें दोनों नहीं हो सकते, ठीक है। तो सारा के हिट करने की हो जाएगी, मैं जल्दी जल्दी लिखूंगा, 2/5। और तारा के ना करने की हो जाएगी 3/7। ठीक है, समझते जाना, जहां नहीं समझ में है वहां पॉज करना, सोचना 2 मिनट, समझ में आ जाएगा। अब इधर देखो, सारा के ना करने की 3/5 हो जाएगी और तारा के करने की 4/7 हो जाएगी। समझ में आ रहा है? इसको गुणा करो, इसको गुणा करो, इनको ऐड कर देंगे, 6/35 और ये 12/35, यानी 18/35 आंसर आ जाएगा फाइनल। और 6 और 12 तो 18 ही होगा ना भाई, कटेंगे भी नहीं ये ऑप्शन में, ऐसा कैसे हो गया? कोई बात नहीं, इसको आप 18 कर लेना, ये 18/35 आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको ना करके इसको कर लेना, और ज्यादा बेटर रहेगा, 18/35 डायरेक्टली बन जाएगा। आंसर जो भी है उससे अपन को मतलब नहीं है, ऑप्शन से तरीका अपन को समझ में आना चाहिए। बाकी पीडीएफ में मैं इनको सही कर दूंगा, आगे आ जाऊँ। सारा और तारा फिर से शूटर हैं, ओड्स इन फेवर में है, मतलब ये हाँ और ये ना। अगेंस्ट में है, मतलब ये ना और ये हाँ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बतानी है एटलीस्ट वन ऑफ देम हिट द टारगेट। अब देखो पीछे वाली चीजें थोड़ी थोड़ी दिमाग लगानी पड़ेंगी। क्या है? एटलीस्ट एक जना तो टारगेट को हिट करे ही करे, एक से ज्यादा भी कर सकता है। तो अपन यहां लिखते हैं सारा के, यहां लिखते हैं तारा के। केसेस क्या क्या बनेंगे कि या तो ये कर दे ये ना कर पाए, ये ना कर पाए ये कर दे, या फिर दोनों कर दें। और एक केस ये भी तो बन सकता है कि दोनों ही ना करें, लेकिन इसने अपन से क्या पूछा कि एटलीस्ट एक तो करे ही करे हिट, यानी कि ये तीनों केसेस की बात कर रहे हैं। देखो इसमें मतलब इस लाइन का मतलब समझा करो, एटलीस्ट वन ऑफ देम हिट का मतलब है कि एक तो करे ही करे हिट, ज्यादा भी कर सकते हैं। तो एक ही कर रहा है, एक ही कर रहा है, ज्यादा कर रहे हैं, तीनों अपने कंडीशंस में वैलिड है, ये नहीं है वैलिड, क्योंकि इसमें दोनों ही हिट नहीं कर रहे। तो अब भैया तो इन तीनों की निकाल के ऐड करके आंसर बता दो, एकदम से सही आएगा। पर अपन ने क्या पढ़ा था? कॉम्प्लीमेंट्री सेट मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाया था, आज उसको अपन डिटेल में भी देख लेंगे। पर उसकी अब नॉलेज काम में ले सकते हैं कि मैं दोनों की हिट ना करने की निकाल के एक में से घटा दूंगा, तो इन तीनों केसेस की इजीली आ जाएगी। तो भाई सारा के हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी है 3/5, तारा के हिट ना करने की है 3/7, दोनों ही हिट ना करें तो गुणा करेंगे, 9/35 आएगा। लेकिन अपन को तो इनकी निकालनी है, तो 1 - 9/35 हो जाएगा। 35 में से 9 जाएगा तो 26 बचेगा, 26/35 आंसर हो जाएगा। ये सही। मजे आ गए होंगे देख के, इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा। आगे आ जाओ, एक लेवल और बढ़ाते हैं। एट मोस्ट वन ऑफ देम हिट द टारगेट, ये हाँ ये ना ये ना ये हाँ, वो तो सब सेम ही चल रहा है। एट मोस्ट वन ऑफ देम हिट द टारगेट का मतलब क्या है? एक बार पॉज करके समझ लो इस चीज को, अटेम्प्ट कर लो, फिर मेरा देखना। हर एक चीज पहले मत देखा करो, वरना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है। पहले देख लो इसको, फिर अपन कर लेते हैं। देखो समझ गए होंगे इसका मतलब, मैं बताता हूँ अब कि भाई जैसे यहाँ सारा लिखा, यहाँ तारा लिखा, केसेस 4 ही बनेंगे अपने, कि या तो दोनों कर दें, या एक ये कर पाए, या फिर एक ये कर पाए, या दोनों ही ना कर पाए। इस लाइन का मतलब क्या है? एट मोस्ट वन ऑफ देम हिट द टारगेट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एक ही बंदा टारगेट को हिट कर सकता है, एक से ज्यादा नहीं कर सकते, जस्ट उसके उल्टा है। यानी कि क्या है? ये केस आ सकता है, ये भी केस आ सकता है, कि ये भी आ सकता है। उसने बोला एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक से कम हो जाए तो चल जाएगा। यानी मैं इन तीनों केसेस को लेऊंगा। अब बताओ इन तीनों का निकालना आसान है, या फिर इस एक का निकाल के वन में से घटाना आसान है? ऑब्वियसली मैं इसी का निकालूंगा। सारा के करने की कितनी है? 2/5। तारा के करने की कितनी है? 4/7। गुणा करो, 8/35।
पर ये थोड़ी निकालनी है, निकालनी तो ये है। 1 माइनस 8/35 करेंगे, 35 में से 8 जाएगा, 27/35 आंसर आ जाएगा। 27/35 और इसको 2 बना लेना, ये 27/35 हो जाएगा, सही आंसर है। बढ़िया समझ में आ रहा होगा। और इस टाइप के अब मतलब आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि क्वेश्चंस में यहाँ पे ये खत्म, हाँ, खत्म हो गए हैं, ठीक है। तो अब जैसे जब भी मतलब आपको कभी भी क्वेश्चन मिले ऑड्स एंड फेवर का, ऑड्स एंड अगेंस्ट का, बिल्कुल नहीं डरना, बहुत मज़े आएँगे करके, हर बार उसको अटेम्प्ट करके आना ही आना है। अब आ जाओ एक थोड़ा-सा नया, थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग और थोड़ा-सा लेंदी बोल सकते हैं पोर्शन, सेट थ्योरी, और इसको वेन डायग्राम भी बोल देते हैं क्योंकि जिस भी बंदे ने ये वाला टॉपिक इंट्रोड्यूस किया या फिर ये तरीका ढूँढा, उसका जैसे नाम, सरनेम जो भी होगा वो वेन होगा, तो उसी के नाम पे ये पड़ गया है। अब इसकी कहानी क्या है वो समझा देता हूँ मैं। कि जैसे अच्छा, एक बार जैसे पहले वाली चीज़ों को ग्रैस्प करके एक दिमाग में, एक साइड में, एक कोने में रख दो और अब एक नई शुरुआत अपन कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से मतलब इंटरेस्ट लेना चीज़ों में, ठीक है? एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ, वेन डायग्राम करेंगे, 2 और 3 सेट के बीच में चीज़ें देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट वाली चीज़ को अच्छे से इंट्रोड्यूस करूँगा आज, और फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर वाले, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स कर लेंगे, जो भी मैंने बोला कि नए-नए टर्म्स होते हैं, वो सारे कर लेंगे आज की क्लास में और खत्म हो जाएगा। फिर ये जो भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है या फिर जो भी मतलब बेस थ्योरम है, वो सारे कल की क्लास में करके खत्म कर देंगे। फिर चाहो तो आप बता देना, अपन क्वेश्चंस वाली क्लास रख लेंगे, नीड नहीं होगी तो मतलब आप पे डिपेंड है सारा का सारा। तो अब स्टार्ट करते हैं। क्या होता है वेन डायग्राम या सेट थ्योरी क्या होती है? एग्ज़ैक्टली क्या ये प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है या नहीं है? तो देखो ध्यान से सुनो मेरी कहानी, कि वैसे तो देखें तो ये नहीं है भाई वेन डायग्राम एक तरीके से प्रोबेबिलिटी का टॉपिक। इसमें क्वेश्चंस को जानबूझ के बनाया जाता है प्रोबेबिलिटी का। क्यों? क्योंकि जैसे सेट थ्योरी में क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं जो नंबर सिस्टम का एक पार्ट है एक्चुअली में। कि जिसमें मतलब कि ये पूछ लेता है कि भई जैसे कि ये जैसे इंग्लिश वाले बच्चे हैं, ये मैथ के बच्चे हैं, तो कॉमन बता दो, सिर्फ़ इंग्लिश के बता दो, सिर्फ़ मैथ के बता दो, ये सब पूछता है। पर भई इसमें प्रोबेबिलिटी घुसा सकते हैं क्योंकि अपन को टोटल पता रहता है, सिर्फ़ मान लो इस चीज़ के पता रहता है, तो वो प्रोबेबिलिटी यहाँ की पूछ लेगा, कॉमन वाले की पूछ लेगा। क्वेश्चन मतलब घुमा के, तोड़-मरोड़ के बना सकते हैं अपन, तो वही अपन मतलब यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है? तो बस इसके अंदर क्या होता है कि अपन कुछ डायग्राम्स बनाते हैं, तो उनकी सारी नॉलेज एक बार मैं आपको जैसे दे देता हूँ। तो एक बार जैसे आगे आ जाते हैं, ये कुछ रिलेशन है, इनको पहले मैं नहीं समझा रहा, पहले मैं आपको बिल्कुल नहीं दिखा रहा, इस चीज़ पे बाद में आएँगे। पहले अपन क्या करते हैं कि एक एग्ज़ाम्पल पकड़ते हैं और इसको अपनी नॉलेज से करने की कोशिश करते हैं। फिर इसमें अपन क्या करेंगे, सेट्स का दिमाग घुसाएँगे, जो भी मतलब थ्योरेटिकल बातें हैं या फ़ॉर्मूले बेस्ड चीज़ें हैं, वो बाद में लेके आएँगे, ताकि एक प्रॉपर तरीके से चीज़ें चलें, ऐसे बीच में भसड़ नहीं करेंगे अपन। तो देखो, मैंने क्या बोला कि भई जैसे मेरे सामने एक क्लास थी, उसमें 100 बच्चे थे, मैंने सबके ऊपर जैसे पर्चा चिपका दिया 1 से लेके 100 तक नंबर लिख के। कोई दिक्कत नहीं है, आसान सी चीज़ कर रहे हैं अपन, आराम से समझ में भी आ रहा है। या फिर ऐसे कर लो कि आपका किसी भी चीज़ का इंटरव्यू हो रहा है, तो पर्चे चिपकाए जाते हैं, रोल नंबर लिख के 1 से लेके 100 तक नंबर है। तो भई वहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्टर था, उसने बोला कि जितने भी बच्चों के टी-शर्ट पे जो नंबर है, वो 3 का मल्टीपल है, वो इधर आ जाओ और इस सर्कल में खड़े हो जाओ। आ जाएँगे वो बच्चे, क्या दिक्कत है? ये सर्कल किसका बन गया? 3 के मल्टीपल का, क्रॉस नहीं है, मल्टीपल है। ठीक है। फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे, जिनको वो बोलेगा कि जिनकी टी-शर्ट पे 5 के मल्टीपल हैं, वो भी आ जाओ, वो भी आ जाएँगे। तो 3 के मल्टीपल क्या-क्या होंगे? जैसे देखो, 3 होगा, 6 होगा। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ भाई, छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि जैसे मतलब आप है ना, देखो सारी चीज़ें, आपको आती हैं, नहीं आती हैं, तो भी प्लीज़ है ना, पूरा देखा करो, बस स्पीड अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया करो, क्योंकि कुछ भी छूटना बहुत ज़्यादा दुःख दे सकता है। स्पीड का कोई इश्यू नहीं है, आपको जल्दी समझ में आता है तो जल्दी कर लो, धीरे आता है तो धीरे कर लो। मैं तो भई अपनी पेस पे पढ़ाऊँगा ना, क्योंकि हर एक मतलब जैसे लर्नर को देख के चलना पड़ेगा, ठीक है? तो जैसे ये मत सोचा करो कि ये वाली चीज़ स्किप बिल्कुल मत करना, मतलब बस मेरा कहने का मतलब ये है, बाकी आप समझदार हो। ज़्यादा कहानी मतलब सुना के भी क्या ही फ़ायदा है। ठीक है। तो देखो 3 के मल्टीपल्स वाले क्या-क्या होंगे? 3, 6, 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18, फिर 21, ऐसे करके मान लो ये चलते जाएँगे। जितने भी जाएँ वो अपन को मैटर नहीं करता। फिर 5 के मल्टीपल्स में आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, चलता जाएगा। एक चीज़ ऑब्ज़र्व हुई मेरे को कि कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जो 3 के भी मल्टीपल हैं, 5 के भी मल्टीपल हैं। तो वो बच्चे बोलेंगे कि भई हम क्या करें? हम इस सर्कल में आएँ या इस सर्कल में आएँ? तो वो बोलेगा
कि आप एक बार खड़े तो हो, तो जैसे 3 के सर्कल वाले ये हैं, 5 के मल्टीपल वाले इसमें खड़े हो गए, जो कॉमन थे वो बच्चे यहाँ आ गए। कौन से बच्चे? जो 3 के भी हैं, 5 के भी हैं। अब वो एक्चुअली में किसके होंगे? वो एक्चुअली में 3 और 5 के एलसीएम के होंगे। 3/5 का एलसीएम ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो पहला नंबर 15 होगा, अगला नंबर फिर 30 आएगा, तो वो एग्ज़ैक्टली क्या चल रहा है, 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है भाई? 15 होता है। यानी 15 के मल्टीपल्स इस कॉमन एरिया में खड़े रहे होंगे। क्यों? क्योंकि भई वो 3 के भी हैं, 5 के भी हैं। अब देखो इस चीज़ को ऐसे समझो कि मेरे को मान लो, अच्छा इनके नंबर निकाल लेते हैं एक बार अपन एग्ज़ैक्टली, फिर कहानी को डीपली समझते हैं। भई 3 के मल्टीपल नंबर अब होंगे कितने? तो इस चीज़ को एक-एक गिन के नहीं निकाला जाता है। या फिर कई बच्चे पता है क्या करते हैं? वो उल्टा दिमाग लगाते हैं, ये लिख लेते हैं और फिर लास्ट वाला नंबर निकालते हैं, फिर एपी लगा के इनका एन निकालने की कोशिश करते हैं। नहीं करना है ऐसा। मैं बताता हूँ करना क्या है। आप डायरेक्टली भई 100 तक नंबर निकालने हैं, 3 का भाग लगा दो 100 में। 33 बार भाग जा रहा है, आगे कुछ पॉइंट बचेगा 33.33, उससे मेरे को मतलब नहीं है। 33 नंबर ऐसे होंगे जो एग्ज़ैक्टली डिविजिबल हो रहे हैं। मतलब 3 के मल्टीपल 100 से छोटे जो हैं वो 33 नंबर होंगे। मतलब इस सर्कल में 33 बंदे खड़े हैं। कौन से सर्कल में? इस ब्लू कलर वाले सर्कल में। भाई कलर्स का बहुत ज़्यादा फ़ोकस रखना, अलग-अलग कलर से यूज़ करूँगा जब भी चीज़ें अच्छे से समझ पाओगे। फिर मैंने लिखा 5 के, तो 5 के मैंने देखा तो ये 20 बंदे हैं। पूरे-पूरे डिवाइड हो रहे हैं, तो इस सर्कल में 20 बंदे आएँगे। अरे! लेकिन मेरे को ये थोड़ी पता चल गया अभी तक कि कॉमन वाले में कितने आएँगे। तो मैंने 15 से भाग दिया। अब 15 से भाग दिया, मजबूरन देना पड़ेगा। तो 15 से भाग दिया 100 के अंदर, 15 छीके 90 होता है। अब 10 बचे, मेरे को उससे मतलब नहीं है। 6 बंदे ऐसे होंगे जो 15 के मल्टीपल्स होंगे और वो यहाँ पे खड़े होंगे। 6 बंदे मैंने लिख दिए। अब आपको क्या कहानी समझ में आई यहाँ से? कि भई जब मैं 3 के मल्टीपल्स लिख रहा था, तो वो जो नंबर थे वो सारे यहाँ आ गए। 5 के मल्टीपल्स लिख रहा था तो वो नंबर 2 बार यहाँ पे काउंट हो गए। यानी कि ये वाला पोर्शन ऐसा है जिसमें बंदे 2 बार गिने जा चुके हैं और वो भी कौन से? 15 के मल्टीपल्स जो हैं वो। यानी 3 और 5 के दोनों के कॉमन जो हैं वो। ठीक है। अब एक बार इन सारी चीज़ों को हटाता हूँ मैं और आपको एक कहानी यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। बस देखते जाना, मज़ा आ जाएगा और ये वाली चीज़ अगर सीख जाओगे तो फिर 3 वाला आपको बहुत ज़्यादा ईज़ी लगेगा, जिसमें अपन ये वाला देखेंगे, ये वाला देखेंगे। ये डरावना लगता है लेकिन है नहीं उतना, एकदम फ़िद्दी चीज़ है। देखो भई, अब मान लो अब मैं इसमें आपसे ये पूछूँ कि सिर्फ़ 3 के मल्टीपल्स बता दो मेरे को, कितने हैं गिनती में? तो भई सिर्फ़ 3 के कितने हैं? या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि जो 3 के हैं, या फिर चलो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं कि 3 के सारे कितने हैं? तो 3 के सारे 33 हैं। ठीक है? 5 के सारे कितने हैं? तो देखो टोटल कितने थे? 20 थे। ये भई यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ मैं, है ना? गिनती के अंदर। फिर मैं ऐसे बोल दूँ कि भई 3 के और 5 के मिला के कितने हैं? 3 और 5, तो भई कितने होंगे या कैसे निकालेंगे? देखो, थोड़ा-थोड़ा लेवल तो बढ़ेगा, उसी हिसाब से एडजस्ट करते जाना और सीखते जाना चीज़ें। ठीक है? पहले इससे पहले ये बता देता हूँ, मान लो ओनली 3 के पूछ लेगा तो क्या होगा? अब देखो ओनली 3 का ये जो मैं व्हाइट कलर से मार्क कर रहा हूँ, यही तो होगा ना भई। यहाँ तो वो बंदे हैं जो 5 के भी हैं, 3 के भी हैं। मैंने बोला ओनली 3 के, तो सिर्फ़ ये वाले बंदे। तो मैं क्या करूँगा, देखो इस पूरे सर्कल में 33 बंदे थे, उनमें से अगर मैं ये 6 बंदे घटा दूँगा, तो 33 में 6 जाने पे यहाँ पे 27 बंदे बच जाएँगे। ये मैंने 27 लिख दिया और ओनली 3 के 27 बंदे आ गए। आसान सी चीज़ है, समझ गए होंगे। अब मैं बोल दूँ ओनली अगर 5 के पूछेगा, तो भई अब ये वाला एरिया आ जाएगा मेरा। तो भई टोटल 20 थे, उसमें से ये 6 घटा दो कॉमन वाले, तो 14 बंदे बच जाएँगे। यहाँ पे मैं 14 लिख देता हूँ। क्लियर हो गया? अब देखो मेरे से ये पूछ ले कि 3 और 5 के बताओ, यानी कि 3 वाले भी बताओ, 5 वाले भी बताओ, जोड़ेंगे अपन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में फर्स्ट लेक्चर की कहानी पढ़ी थी। तो क्या हो जाएगा, 27 जो सिर्फ़ 3 के हैं, 14 जो सिर्फ़ 5 के हैं और 6 जो 3 के और 5 के दोनों के हैं। तो सारे जोड़ने पड़ेंगे। यानी 27 प्लस 6 प्लस 14, 20 और 27 बन गए 47 बंदे ऐसे होंगे जो सभी में खड़े होंगे। आ गया समझ में? अब ये पूछ ले कि 3 के एंड 5 के, यानी दोनों के कौन-कौन से हैं? मतलब इंटरसेक्शन वाले देखने पड़ेंगे। ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 6 बंदे होंगे, वो यहाँ पे आ रहे हैं। एकदम क्लियर हो गया, कहीं कोई इश्यू नहीं है। एक फ़ायदेमंद चीज़ बताता हूँ, मान लो 3 और 5 के पूछे ना, तो इतना बड़ा करने की बजाय ये कर लिया करो कि भई जैसे मेरे को इस पूरे सर्कल के देख लिया करो 33 हैं और सिर्फ़ इतने-इतने निकाल लिया करो, तो 14 हैं।
तो 33 और 14 करेंगे ऑटोमेटिकली 47 आ जाएगा। ये अलग-अलग निकाल के ऐड करने की नीड नहीं पड़ेगी। इस चीज़ का फ़ायदा भी आगे बताऊँगा कहाँ आएगा। देखते जाओ बस स्टेप बाय सारी चीज़ें। सब समझ गया होगा? आराम से हर एक चीज़ अपने अंदर ग्रहण कर लो और फिर तीसरे वाले पे अपन स्विच करेंगे। एक बार अब इस चीज़ को अपन रिलेट करते हैं अपनी थ्योरेटिकल चीज़ों से। अब देखो, मैंने क्या बोला ए यूनियन बी मतलब कि 2 सेट हैं अपने, एक ए है, एक बी है। यहाँ पे एक्स चीज़ें हैं, कॉमन में वाई हैं और यहाँ ज़ेड चीज़ें हैं। मतलब एक्स सिर्फ़ इस इतने-इतने की हैं, वाई इंटरसेक्शन वाले पार्ट की हैं, ज़ेड सिर्फ़ इतने-इतने की हैं। ए यूनियन बी निकालना है मतलब टोटल बताना है मेरे को। ए यूनियन बी बोल दो या फिर ए और बी, ओआर इंग्लिश वाला और बोल दो। तो भई क्या होगा, ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, x प्लस वाई प्लस ज़ेड लिख रखा है। यही काम अपन ने यहाँ पे किया था, 27 प्लस 6 प्लस 14 किया था, ये रहा। रिलेट करवा के चलूँगा। ए इंटरसेक्शन बी, ये देखो ये तो यूनियन का साइन होता है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ छोटा-सा, यूनियन होता है, ये होता है इंटरसेक्शन। ठीक है? तो इसका मतलब क्या होता है कि दोनों के अंदर आने वाले यानी कॉमन वाले तो y है, y लिखा है। फिर सिर्फ a के अंदर पूछ लेगा पूरे a में, तो पूरे a में तो देखो ये भी आ रहे हैं और ये भी आ रहे हैं, x प्लस वाई आ जाएगा। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी थी कि 3 के पूछेगा तो 27 प्लस 6 पूरे 33 लिख रहा था मैं। हाँ या ना? और सिर्फ b में पूछ लेगा तो देखो अब ये पूरे आएँगे y प्लस z वाले। यही मैंने यहाँ पे किया था 5 में ये 14 और 6 पूरे 20 बताए थे। ठीक है। अब ये भी हो गया। अगर x के पूछता है सिर्फ तो मैं क्या करूँगा? देखो मैंने क्या किया जब भी मैंने x के सिर्फ निकाले ओनली 3 के, तो मैंने 27 क्यों बताए दिख रहा होगा आपको कि भई मैंने क्या किया पूरे a के लिए और उसमें से b के घटा दिए थे, जब भी तो ये 27 बचे थे। तो वही काम अपन यहाँ पे कर रहे हैं कि a ले रहे हैं उसमें से b घटा दे रहे हैं। क्या मतलब है इसका? कि मैंने पूरा a लिया। देखो एक बार मैं पूरा a लेता हूँ और इसमें से अब मैं लाल कलर से एक बार क्या करूँगा b पूरा डिलीट कर दूँगा। तो ये डिलीट हो गया और ये भी डिलीट हो गया। तो बचा क्या मेरे पास में सिर्फ ये देखो ये इतना-इतना पार्ट बच गया, ये चाँद जैसा और यही मेरे को चाहिए था। मिल गया। ऐसे ही ज़ेड जब अपन निकालेंगे तो ज़ेड के अंदर क्या होगा पूरा बी ले लेंगे और पूरा ए उसमें से गायब कर देंगे। एक बार देख लीजिएगा येलो कलर से कि मैंने क्या किया ये वाला चाँद रख लिया और ये पूरा उसमें से माइनस कर दिया। आ गया होगा समझ में? कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो एक बार इन चीज़ों को हटाता हूँ मैं और अच्छे से आगे फर्दर एक्सपेंड करते हैं चीज़ों को। क्या बोल रखा है इसने कि एन ऑफ ए यूनियन बी बता दो। तो इसका एक ये फ़ॉर्मूला होता है और ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा-सा फ़ॉर्मूला, कई जगह काम आ जाता है। मेमोराइज़ कर लेना, बाकी मैं नहीं बोलता कि हर एक चीज़ को मेमोराइज़ करो। इसको मैं समझाता हूँ एक बार आपको, इसकी कहानी समझने की कोशिश करना ताकि मेमोराइज़ करने की नीड ना पड़े। जिनको कहानी समझ में नहीं आए, वो रट लिया करो चीज़ें। ठीक है? पहले लेकिन समझने की कोशिश करनी है। क्या दे रखा है भई? या फिर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? मेरे को एन ऑफ ए यूनिट बी निकालना है, यानी ये वाली चीज़ निकालनी है। ये वाली चीज़ निकालनी है, यानी कि मेरे को एन ऑफ ए और बी निकालना है। तो मैं क्या करूँगा? मैं एन ऑफ ए लूँगा, यानी मैं एन ऑफ ए लूँगा ये पूरा। देखना एक बार भई, बहुत ध्यान से समझना, मैंने ये पूरा लिया, ठीक है? फिर मैं लूँगा एन ऑफ बी, तो मैं एन ऑफ बी एक अलग कलर से लेता हूँ, रेड कलर से। तो मैंने लिया एन ऑफ बी में तो ये पूरा सर्कल आएगा, ठीक है? तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि आंसर तो मेरा एन ऑफ ए और बी यानी कि ए भी और बी भी दोनों आने चाहिए। पर एक जादू हो गया अपने आप कि ये वाला हिस्सा 2 बार काउंट हो गया, आपको दिख रहा होगा तो। देखो वायलेट कलर भी है, रेड कलर भी है, 2 बार हो गया। तो भई मैं क्या करूँगा, एक बार इसको हटा दूँगा। कहानी क्या है? मैंने बोला कि 3 वाले बंदे आ जाओ, 5 वाले बंदे आ जाओ, तो 3 वाले भी आ गए, 5 वाले भी आ गए। या फिर ऐसा कर लो कि 3 वालों को मैंने बोला हाथ खड़े करो, कर लिए। 5 वालों ने हाथ खड़े कर लिए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी तो होंगे जो मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि ओवर स्मार्ट, वो बोलेंगे कि सर हमने तो 2 बार हाथ उठा लिया, 3 में भी, 5 में भी। तो मैं उनके एक बार वाले नाम काट दूँगा। यानी कि मैं एक बार इसको यहाँ से डिलीट कर दूँगा, ये करूँगा तो ये फ़ॉर्मूला बन जाता है। और ये वाली चीज़ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी तो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं कि वही होती है। ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट ही तो है ना? बस, इतनी सी कहानी है। बहुत ईज़ी इस पे क्वेश्चन बनेगा। आगे प्रीवियस ईयर में सेम कांसेप्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है। छोटा-सा क्वेश्चन है, करवा भी दूँगा। ईज़िली मज़ा आ जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। एक बार अब ये 3 वाले पे आते हैं। थोड़ी भारी भरकम चीज़ है, पर बहुत आसान है। देखो भई, सबसे पहले क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि मल्टीपल्स ऑफ 2 लिखने हैं। 3 सर्कल बना लेते हैं, 1, 2 और 3। ठीक है भई, बना लिए। तो इसमें अब यहाँ तो आएँगे 2 वाले, यहाँ आएँगे 3 वाले और यहाँ आएँगे 5 वाले। तो 2 वाले कितने हैं? टोटल पहले गिनती में लिख देते हैं अपन। तो 2 वाले मैं अब डायरेक्टली भाग दूँगा 2 से 100 में, तो 50 नंबर आएँगे। इस पूरे सर्कल में 50 आएँगे, जो यहाँ भी होंगे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। ठीक है। फिर मैंने बोला 3 वाले, तो 3 से भाग देंगे 100 में 33 बार आएगा, यानी 33 नंबर होंगे।
5 से भाग देंगे तो 20 नंबर होंगे। अब 20 पूरे इसमें, 33 पूरे इसमें। अब अपन ये अंदर वाले छोटे-छोटे जो हिस्से हैं उनको निकालने की कोशिश करते हैं। पर इनमें पहले कहानी समझो। ये वो हिस्सा है जो बंदे 2 के भी हैं, 3 के भी हैं, मतलब कि 6 के हैं, इन दोनों के एलसीएम के। अब यहाँ वाले बंदे, देखना भई इसको बहुत ध्यान से, ये वाले बंदे किसके हैं? 3 के और 5 के मतलब 15 के। और ये वाले बंदे किसके हैं? 2 के और 5 के यानी 10 के। समझ में आ गया? तो भई अगर मान लो अपन को कोई ऐसे बोल दे कि आप है ना अलग-अलग बताओ इन सारे हिस्सों में, तो भई मेरे को क्या करना पड़ेगा? देखो, ध्यान दीजिएगा एक बार व्हाइट कलर से कि मैं इस पूरे 50 में से एक तो ये हटा दूँ, एक ये हटा दूँ। तो क्या मेरे को सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 वाले मिल सकते हैं क्या? अरे नहीं, अभी देखो ये भी आ रखा है, तो इसको भी हटाना पड़ेगा। तो ये कौन से बंदे हैं? ये वो बंदे हैं जो 2 के भी हैं, 3 के भी हैं और 5 के भी हैं, तीनों के मिला के हैं। तो इस वाली चीज़ को अपन को हटाना पड़ेगा और इसको एक बार मैं मार्क करके लिख देता हूँ 2, 3 और 5। हाँ, सॉरी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इस कहानी को अच्छे से समझते हैं। 6 से डिवाइड होने वाले कितने मिलेंगे? 16 छींग 96 होते हैं, यानी 16 बंदे मिलेंगे। 15 से होने वाले 15 छीके 90 6 बंदे। 10 से होने वाले 10 बंदे मिलेंगे। क्लियर हो रहा है? आसानी से समझ में भी आ रहा होगा। अब देखो, भई मेरे को क्या करना है? अच्छा 2, 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा? ये होगा 30 और 30 से डिवाइड होने वाले 3 बंदे मिलेंगे। ठीक है? आ गया समझ में? अब समझ लो कि मेरे को सिर्फ़ 2 वाले निकालने हैं, तो मैं क्या करूँगा? पूरा 50 था, उसमें से 16। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझनी पड़ेगी आपको। थोड़ा-सा देखो डीप डाउन जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं इसके अंदर देखो, इस पूरे में स 16 थे। मतलब जो 2 के और 3 के थे, वो टोटल 16 बंदे थे। उसमें से 3 बंदे यहाँ अगर मैं निकाल दूँगा, तो इस इतने-इतने एरिया में सिर्फ़ 13 बंदे बचेंगे। समझ रहे हो? अब देखो 10 बंदे पूरे हैं, जो 2 के और 5 के हैं। पर मेरे को तो ये 3 हटा दूँ, तो सिर्फ़ 7 बंदे बच रहे हैं इस एरिया के। ऐसे ही यहाँ पे टोटल 6 बंदे थे, उसमें से 3 इधर निकाल दिए, तो 3 बच गए। और इस बीच वाले छोटी-सी जगह में मैं 3 भी लिख देता हूँ। ठीक है। अब मैं जो लाइनें बोलूँगा, उनको बहुत ध्यान से सुन लेना भई। मैं ऐसे बोलता हूँ कि 13 और 3 16 बंदे ऐसे हैं जो 2 के और 3 के मल्टीपल हैं। यहीं पे अगर एक वर्ड नया घुसा दूँ कि सिर्फ़ 2 के और 3 के मल्टीपल्स, तो 13 बंदे हो जाएँगे। ये 3 बंदे ऐसे हैं जो भई अलाउदा भी आ रहे हैं, तो इनको अपन सिर्फ़ वाले वर्ड में काउंट नहीं कर सकते। ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को मान लो कोई ऐसे बोल दे कि सिर्फ़ 2 वाले बताओ, तो मैं क्या करूँगा? पूरा सर्किल 50 था, उसमें से 13 और 7 20 और 3 23 घटा दूँगा, तो 27 लोग ऐसे बच जाएँगे जो सिर्फ़ 2 के बचेंगे। सिर्फ़ 3 के निकालने हैं, तो देखो टोटल 33 थे, उसमें से 13 और 6 19 घटा दो, तो क्या बचेगा? 14 बचेगा, यानी सिर्फ़ 14 बंदे यहाँ आ जाएँगे। फिर यहाँ कितने थे? 20 थे, उसमें से 7 और 3 10 और 3 13 घटा दो, 7 बंदे बच जाएँगे। सब क्लियर हो गया? कहीं कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ पे, पिछले वाले में भी एक चीज़ और बता देता हूँ, कि भई जैसे 3 के और 5 के अपन ने बंदे निकाले थे, तो कुछ लोग ऐसे भी तो बचेंगे ना, जो ना 3 के हैं, ना 5 के हैं। ना उन्होंने 3 में हाथ उठाया, ना 5 में हाथ उठाया। अलग से भी तो कुछ बंदे बच जाएँगे। तो जैसे मान लो ये अपन ने टोटल बंदे 47 गिने थे। टोटल इस सेट में मेरे 100 लोग थे, जिसको अपन यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। एक नया वर्ड है आपके लिए, दिमाग में रख लेना। और अगर मान लो ये 47 अपने सेट में इंक्लूड हो गए हैं, 100 में से 47 को घटाएँगे अपन, तो 53 बंदे बचेंगे, वो किसी के नहीं है। ये 53 बंदे ऐसा समझ लेना कि इनकी कोई इज़्ज़त नहीं है, ठीक है? या फिर इन 53 का कोई अपने उसमें काम नहीं आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पे कि भई अब मान लो मेरे को ऐसे बोल दे कि अब यहाँ पे क्वेश्चन सारे बना के बताता हूँ। मान लो ऐसे पूछ ले ए यूनियन बी यूनियन सी बताओ, तो ए यूनियन बी यूनियन सी में पूरा आएगा। अब पूरा काउंट कैसे करेंगे? वो बाद में करवाता हूँ। पहले ये देख लो कि मान लो सिर्फ़ पूछ ले ए के, ओनली ए के, तो क्या होंगे भई? ओनली ए के तो ये 27 बंदे होंगे, उसमें से ये अपन ऑलरेडी घटा चुके हैं, तो 27 आ जाएँगे। मान लो ओनली बी के पूछ लेगा, 14 होंगे, ओनली सी के ये। बी और सी के पूछ लेगा, तो क्या होंगे? 3 और 3 6 होंगे और ओनली बी और सी के पूछेगा, तो ये 3 होंगे। समझना इन दोनों वर्ड्स के बीच में डिफरेंस। ये पूछ लेगा कि 2 के, 3 के और 5 के टोटल कितने हैं? मतलब तीनों के मिला के कितने हैं? तो ये 3 बंदे हैं। थोड़े से मेरे को पता है कन्फ्यूजिंग सेम-सेम चीज़ें चल रही हैं, एक ही एक वर्ड्स अपन बार-बार यूज़ कर रहे हैं, तो बोरिंग भी लग सकता है। पर देखो यार, एक क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, तो मतलब छोड़ नहीं सकते उस चीज़ को अपन, इसलिए हर एक चीज़ उस हिसाब से कर रहे हैं। अब ये क्या बला है, इसको मैं समझाता हूँ बहुत अच्छे से। पहले फ़ॉर्मूले पे चलें या फिर फ़ॉर्मूले के बिना?
ठीक है, पहले यहाँ से समझाता हूँ, फिर उस पे चलते हैं, दोनों से देखोगे और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी। बस ध्यान दे लेना अच्छे से, जो-जो वर्ड्स मैं बोलूँ उन पे, कि भई मैंने क्या किया, मैंने पूरा ए सेट लिया, मैंने पूरा बी सेट लिया, मैंने पूरा सी सेट लिया। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि मैंने ए लिया ना, यार यहाँ तो होच-पोच हो जाएगा, यहाँ देखो, कि मैंने जब पूरा ए सेट लिया, ये देखना, ये ऐसा पूरा ए सेट लिया, तो ये चीज़ काउंट करी मैंने। फिर जब मैं बी ले रहा था, जब भी ये चीज़ काउंट हो गई, है ना? ठीक है। ऐसे ही जब मैंने ए लिया था, तो ये पूरी चीज़ आई थी। फिर मैंने सी लिया, जब भी ये चीज़ आ गई, भई ये चीज़ भी 2 बार आ गई, ये भी 2 बार आ गई और ऐसे ही ये भी 2 बार आ गई। हर एक चीज़ 2-2 बार आ गई। जो बीच वाला एरिया था, वो तो इतना निकम्मा है, वो तो 3-3 बार काउंट हो गया। एक बार इधर से भी, एक बार इधर से भी, एक बार इधर से भी। तो इस पूरी चीज़ को हैंडल करने के लिए अपन ने ये बोल सकते हैं कि ये फ़ॉर्मूला बनाया है या फिर ये कांसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। अब देखो, समझ लो इस चीज़ को, बिल्कुल आसान है। ये फ़ॉर्मूला देख के डरना नहीं है। 1 सेकंड में समझ जाओगे और ना याद करना पड़ेगा, ईज़िली आंसर निकाल पाओगे। कैसे करना है मैं बताता हूँ। भई आपको निकालना है पूरा ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी सब कुछ निकालना है आपको। तो ये लिख रखा है अपन ने। अब अपन क्या करते हैं, पूरा ए सेट ले लेते हैं, ठीक है? तो पूरा ए सेट ले लिया, पूरा बी ले लिया, पूरा सी ले लिया। लेकिन जो चीज़ें डबल ट्रिपल बार काउंट हुई हैं, उनको हटाना पड़ेगा, तो वो हटाते हैं। मैंने क्या किया, ये जो एरिया है, ये एरिया कौन-सा है? ए इंटरसेक्शन बी का एरिया है। हाँ या ना? क्योंकि इसमें ए के और बी के दोनों क्या रखे हैं, तो वो मैं क्या करूँगा भई, 2 बार काउंट हो गए, 1 बार इधर से और 1 बार इधर से, तो मैं इस एरिया को 1 बार हटा दूँगा, मैंने हटा दिया। ठीक है? ऐसे ही मैं एक बार इस एरिया को हटा दूँगा, ये किसका एरिया है? ए इंटरसेक्शन सी का, ये हटा दिया। एक बार मैं इस एरिया को हटा दूँगा, जो बी इंटरसेक्शन सी का है, ये हटा दिया। एक-एक बार मैंने सारे हटा दिए, तो अब मेरे पास में क्या-क्या आ गया है, वो देख लो। मेरे पास में ये पूरा एरिया आ गया है, ये पूरा एरिया आ गया है और ये पूरा एरिया आ गया है। फिर मेरे पास में ये इतना-इतना एरिया आ चुका है, लाल पेन वाले पे फ़ोकस करना, ये भी आ चुका है और ये भी आ चुका है। रह क्या गया? ये रह गया है, जो ब्लू पेन से मैं मार्क कर रहा हूँ, इसकी अपन ने अभी तक बात नहीं करी। लेकिन आप एक चीज़ देखना, जब मैंने तीनों सर्कल लिए, जब ये एरिया आ चुका था 3 बार, हाँ या ना? अरे क्योंकि जैसे देखो, ये वाला लिया जब आया, फिर ये लिया जब आया, फिर ये लिया जब आया। 3 बार आया और अपने तीनों बार इसको हटा दिया। मैंने देखो ये पूरा हटाया, तब एक बार हट गया, ये हटाया तब भी हट गया, ये हटाया तब भी हट गया। तो इसको लाना तो पड़ेगा ना, ये तो गायब ही हो चुका है। इसको लाने के लिए अब इसको एक बार अपन ऐड कर देंगे। इसीलिए देखो यहाँ पे एक बार एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ऐड किया हुआ है, क्योंकि यही तो एरिया होता है जो तीनों के इंटरसेक्शन का होता है, ये वाला एरिया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसलिए एक बार इसको ऐड कर दिया जाता है। तो अगर मैं सारी चीज़ें हटा दूँ और आपको डायरेक्टली बोलूँ कि मेरे को ए यूनियन बी यूनियन सी बताओ, तो आप इस फ़ॉर्मूले को एक बार गायब कर दूँ, तो आप बिना देखे बिना नहीं बता सकते क्या? बता सकते हो और डायरेक्टली इसका क्वेश्चन भी करवाऊँगा एक आगे, और बिना देखे बिना कर पाओगे। देखो क्या करना है, मेरे को लेना है एन ऑफ ए, एन ऑफ बी और एन ऑफ सी। उसमें से एक बार ए इंटरसेक्शन बी घटाना है, एक बार बी इंटरसेक्शन सी घटाना है, एक बार सी इंटरसेक्शन ए घटाना है। तो ये वाला बराबर पूरा का पूरा हट जाता है, तो एक बार एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जोड़ना पड़ता है। वही अपन को अपने इस फ़ॉर्मूले में मिलता है। ठीक है? सब समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन्स पे एक बार चल लेते हैं। अच्छा, उससे पहले कॉम्प्लीमेंट समझ लो, छोटा-सा टॉपिक है, कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रखा है, जिसमें ऐसे बोला है कि भई जैसे इसमें इस यूनिवर्सल सेट में 100 तक नंबर हैं और अपन को एक ए सेट लेना है जिसमें 3 के मल्टीपल्स हैं या फिर 3 से पूरे-पूरे विभाजित होने वाले नंबर हैं। तो इनकी गितनी गिनती कितनी हो जाएगी, 100 से भाग करेंगे तो 33 हो जाएगी गिनती। तो अगर मेरे को कोई ऐसे बोले कि ए का कॉम्प्लीमेंट बताओ, यानी 3 से डिवाइड नहीं होने वाले नंबर बताओ, तो भई अपन को कुछ नहीं करना होता, 100 में से 33 घटा देते हैं, तो मान लो कितना आ जाएगा, 67 आ जाएगा और यही अपना आंसर हो जाता है कॉम्प्लीमेंट का। इस चीज़ को एक अगर डिनोशन से समझे, तो भई इसको जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट या फिर ए के ए नॉट, ये ए नॉट का साइन है, ठीक है? या फिर लिख भी देते हैं कि कैसे लिख के बताऊँ? या फिर इसको जैसे नॉट ए से भी रिप्रेज़ेंट कर दिया जाता है कई-कई बार। ये इसके 3 अलग-अलग डिनोशन है और इसमें 2 प्रॉपर्टी होती है छोटी-सी, बस उनको ध्यान में रख लेना भई, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन्स में अपने आज के दिन ही काम आ जाएँगे। कि जैसे एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ उससे पहले। मान लो आपने जैसे ये चीज़ें पढ़ी हैं कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर दे रखा है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, एक जगह क्लब कर सकता हूँ, मतलब एक्स वाई का होल स्क्वायर बना सकता हूँ, है ना? यही चीज़ देखना यहाँ पे लगाऊँगा मैं, थोड़ी-सी घुमा के बस इसको अपन लगाएँगे, ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ बस। मान लो आपको दे रखा है ए और आपको दे रखा है यूनियन बी और इसका मान लो कॉम्प्लीमेंट लगा दे वो, पूरे पे कॉम्प्लीमेंट चाहिए, हाँ। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट अंदर जाता है
और ये कॉम्प्लीमेंट पता है इस फॉर्मूले को कैसा बना देता है, ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाता है और यूनियन को इंटरसेक्शन में बदल देता है। इंटरसेक्शन को यूनियन में बदल देगा। मान लो एक अलग फॉर्मूला बनाते हैं, कुछ भी मेरी मर्जी से बना रहा हूं मैं, ए इंटरसेक्शन सॉरी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट का इंटरसेक्शन लिखा है और उस पर कॉम्प्लीमेंट लगाए। अब देखो कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कट जाएगा, ए आएगा, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कट जाएगा, बी आएगा, इंटरसेक्शन को यूनियन बना देगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? मान लो ऐसा दे रखा होता है ए इंटरसेक्शन ए नॉट इंटरसेक्शन बी और उसका कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या बनता? ये बनता ए यूनियन बी और उसका नॉट। आसानी से समझ पा रहे हो गया? उल्टा कर देता है और इनको भी उल्टा कर देता है, यू का ऐसा मान लो उल्टा बना देता है, समझ रहे होंगे। ठीक है, और एक छोटा-सा टर्म और होता है, क्या पता कभी काम आ जाए। तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए क्वेश्चन को शुरू करने से पहले बता देता हूँ। बहुत ही छोटा-सा वर्ड तो है, पर बताऊँ कहाँ पे? यहाँ देख लो, ठीक है? बहुत ही तगड़ी चीज़ है लेकिन, है ना? कई बार काम आ सकती है कि एक डिसजॉइंट सेट होता है, ठीक है? सेट्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो फिर हर एक-एक चीज़ सीख ही लो। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? मान लो अपन को 1 से लेके 100 तक नंबर दे रखे हैं, उनमें वो बोल दे कि 3 के मल्टीपल बता दो, तो इनमें वो बोल दे कि 5 के मल्टीपल बता दो और एक कोई नंबर ले लो 21 के मल्टीपल बता दो। तो और 100 तक ही नंबर है, तो मेरे को ऐसे बताओ 100 तक 5 के जितने भी मल्टीपल हैं और 21 के जितने भी मल्टीपल हैं, उनमें कुछ भी कॉमन आएगा क्या? नहीं, एक भी चीज़ कॉमन नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अरे 21 का और 5 का एलसीएम में जब 105 होता है, तो वो तो 100 से बड़ा नंबर हो गया ना, तो 100 तक तो कुछ भी कॉमन नहीं आ पाएगा। तो ये ए इवेंट है, ये बी इवेंट है, तो ये ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट्स हो जाएँगे। इतना सा ये छोटा-सा टॉपिक है, लेकिन कभी-कभार वर्ड्स आ जाते हैं, तो मैंने हर एक चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन बता दी है। अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर अटैक करते हैं। देखो प्रीवियस ईयर में भी आए हुए क्वेश्चन्स हैं, तो स्टार्ट करते हैं। बोरिंग लगा होगा यार मेरे को पता है आज का लेक्चर, पर मजबूरी है भाई, क्या करें। ए और बी इवेंट्स हैं, जैसे कि पी ऑफ ए दे रखा है, पी ऑफ बी दे रखा है, पी ऑफ ए एंड बी भी दे रखा है। डिटरमाइन करना है पी नॉट ए। अरे भाई पी नॉट ए निकालना है, वही बात है, पी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। आइडिया अपन को पता है कि किसी भी चीज़ के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है, वो 1 के बराबर होती है। ये पी नॉट ए पूछ रहा है, ये किसके बराबर हो जाएगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर हो जाएगी ये। यानी 1 माइनस 0.42 के बराबर हो जाएगी। तो इसको घटाएँगे अपन, तो कितना आ जाएगा? 0.58 आ जाएगा। ये अपना पहले का आंसर है। सेकंड का आंसर क्या होगा? पी नॉट बी पूछ रहा है, मैं नहीं बता रहा, आप कर लेना। 1 माइनस पी ऑफ बी करना है, ईज़िली कर पाओगे। थर्ड वाला बता देता हूँ। थर्ड वाला क्या पूछ रहा है अपन से? पी ऑफ ए और बी पूछ रहा है। ए और बी का मतलब क्या है? ए यूनियन बी है। ए यूनियन बी का फ़ॉर्मूला क्या देखा था भाई? कितनी बार देख चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखो, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जोड़ो, लेकिन जो बीच वाला एरिया 2 बार काउंट हो जाता है, उसको घटा दो। फ़ॉर्मूले ध्यान मत रखो, चीज़ों को कंसेप्चुअली ध्यान रखो, तो ए इंटरसेक्शन बी वाला घटा दो। तो भई क्या आ जाएगा? पी ऑफ ए कितना है? 0.42, पी ऑफ बी कितना है? 0.48 और घटाना क्या है? ये देखो एंड का मतलब इंटरसेक्शन ही होता है, यानी 0.16 इसमें से घटा दो। तो ये कितना आ जाएगा? 90, 90 में से 10 गया 80 और 6 और गया 74, यानी 0.74 अपना आंसर आ जाएगा इसका। बेहद ईज़ी था और मज़ेदार था। अब ये क्वेश्चन एक बार बढ़ जाओ इसके साथ में, ठीक है? सीएचएसएल के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है 2023 में अभी, बढ़िया क्वेश्चन था, आसान सा था बहुत ज़्यादा, कर सकते हो ईज़िली। देखो मैं बताता हूँ करना क्या है। पी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। भई इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, पर उससे ज़्यादा बेटर क्या है, आप ऐसा करो, इसका आप ऐसे कर लो कि अपन जब अंदर भेज रहे थे ना नोट वाले कॉम्प्लीमेंट वाली चीज़ को, बाहर भी निकाल सकते हैं। तो मैं ए से कॉम्प्लीमेंट को बाहर निकाल दिया, इंटरसेक्शन से कॉम्प्लीमेंट निकालूँगा तो यूनियन बन जाएगा, बी से भी बाहर निकाल दूँगा तो बी बन जाएगा और बाहर एक कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब ये निकालने की बजाय ज़्यादा बेटर क्या है कि मैं 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी निकाल दूँ। समझ में आ रहा होगा कि पी ऑफ ए यूनियन बी निकालो, उसको 1 में से घटाओ तो उसके कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ जाएगी। ये और ये सेम चीज़ें हैं, ठीक है? अब ये कैसे निकलेगा? भई इसका तो फ़ॉर्मूला पता है मेरे को। कहाँ पता है? यहाँ पता है। देखो पी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? अब फ़ॉर्मूला नहीं लिख रहा मैं, डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि पी ऑफ ए और प्लस पी ऑफ बी और माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आ गया होगा? एलसीएम 8 आ रहा है, 8 से ये कटेगा 3 बार, ये 4 बार और ये 2 बार। 7 माइनस 2 करेंगे 5/8 आ जाएगा। आंसर मत कर देना, 5/8 दे भी रखा है। पहले 1 में से घटाना पड़ेगा। तो घटाएँगे तो क्या आ जाएगा 3/8 और 3/8 का मतलब ये सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा, आसान था और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये वाला भी देखो अब सेम क्वेश्चन है। अब खुद कर लो इसको। ये 2 कांसेप्ट घुसा दिए लेकिन इसमें ओड्स अगेंस्ट वाला भी चीज़ ले आया और अब देखो मैं बताता हूँ।
ओड्स अगेंस्ट द इवेंट बी की बात कर रहे हैं। ओड्स अगेंस्ट बी का मतलब क्या है कि बी के ना होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ये, मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है ये। समझ रहे होगे इतना तो? अब बी का कॉम्प्लीमेंट से बजाय क्या निकालूँ मैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल दूँ और उसको 1 में से घटाऊँगा, तो ये मेरा आंसर मिल जाएगा मेरे को। ठीक है, ये मेरे से ये पूछ रहा है ना? ये दोनों चीज़ें तो सेम है। अब निकालेंगे कैसे? देखो, ऐसा करते हैं अपन। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये किसके बराबर होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के, यानी 11/18 के, इसकी भी वैल्यू रख देते हैं चलो। तो 5/9 बराबर 11/18 और प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगी जो कि मैं निकालने वाला हूँ, और माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आती है। ये देखो आपको क्या दिख रहा होगा? भई इसका मैं कॉम्प्लीमेंट बाहर निकालूँगा तो ए बनेगा, यूनियन का इंटरसेक्शन बनेगा, ये बी बनेगा। बराबर कॉम्प्लीमेंट आ गया और ये बन गया 13/27। अब ये ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है। यहाँ से अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो इसमें से 1 माइनस करना पड़ेगा। तो कितना बनेगा? 14/27 बनेगा। तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली 14/27 लिख सकता हूँ। सब समझ गए होंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है, सब उधर भेज देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी आ जाएगी? 5/9 माइनस 11/8 और प्लस 14/27। एलसीएम इनका कितना आता है? 9 और 8 का 8 सत्ते तो 56 होता है, 27 दूनी 54 होता है। अच्छा ये 11/18 था, सॉरी, 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 इसीलिए तो मैं बोलूँ ना 54 आएगा आंसर, 11/18 बन जाएगा ये। ठीक है, तो 9 से 54 6 बार, 6 पंजे 30, 18 से 54 3 बार 33, 27 से 54 2 बार यानी 28। ये बन गया -3 यानी 25/54 आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, पर ये आंसर नहीं है। भई 25/54 को 1 में से माइनस भी तो करना पड़ेगा, तो घटा देंगे, तो ये कितना बनेगा? 25 और 4 29/54 मेरा आंसर आ जाएगा। ईज़ी था। 29/54 मिला कैसे नहीं? हाँ, इसलिए नहीं मिला क्योंकि 29/54 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई है, इसने तो ओड्स अगेंस्ट बी पूछा है मेरे से। ओड अगेंस्ट बी का मतलब क्या है कि पहले तो बी के ना होने की लिखो, यानी 29 लिखो और फिर रेशियो में प्रोबेबिलिटी बी के होने की लिखो, जो थी 25, 29 में से 54 घटाते हैं तो 29/25 यानी ये आंसर आएगा। अब बताओ कितना घुमा के कहाँ से कहाँ लेके आ गया अपन को, पर ईज़ी था। मैंने यही बोला था स्टार्टिंग में आते कि बहुत ईज़ी मिलेगा, लेकिन लेंथी और थोड़ा सोचने वाला मिलेगा। और जबकि कहाँ आया हुआ है? सीजीएल के उसमें आया हुआ है, अक्टूबर वाले एग्ज़ाम। ठीक है? बढ़िया था, मज़े आ गए करके। 33 नंबर पे आ जाओ। जो सेट थ्योरी वाले क्वेश्चन की बात कर रहा था, ये वो है। क्लास 11 के, मतलब एक स्कूल के क्लास 11 में 40% बच्चे जो हैं वो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। अब यहाँ ओनली मैथमेटिक्स नहीं लिखा है, यानी इस पूरे सर्कल की वैल्यू मैथमेटिक्स है जो 40% है। हाँ या ना? ठीक है, 30% बच्चे बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो पूरे बायोलॉजी के इस सर्कल में है जो 30% बच्चे हैं। और अब 10% क्लास के अंदर ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, यानी यहाँ 10% वैल्यू है। तो सिर्फ मैथ के पूछेगा तो 40 माइनस 10 30 हो जाएगा। सिर्फ बायोलॉजी के पूछेगा तो 30 माइनस 10 20 हो जाएगा। समझ रहे होगे? अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है उसको पढ़ते हैं कि इफ ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम क्लास। यार हिंदी वाला बस आज थोड़ा-सा आप मैनेज कर लेना। बाकी देखो इन क्वेश्चंस में तो जैसे नीड नहीं है, ये थोड़ा-सा बड़ा है पर इसमें भी ऐसे कोई टर्म नहीं है, ईज़िली समझ सकते हो। और उस भई गलती के लिए 2-3 बार मैं सॉरी बोल चुका हूँ, फिर बोल देता हूँ, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, आगे से नहीं होगा ऐसा, ठीक है? एक स्टूडेंट है जो सेलेक्ट किया जाता है रैंडमली, प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट ही विल बी स्टडीइंग मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। मैथमेटिक्स और बायोलॉजी का मतलब है कि एम यूनियन बी पूछ रहा है ये अपन से। तो एम यूनियन बी कैसे निकालते हैं? यानी ये सब की पूछ रहा है अपन से। तो भई वो क्या हो जाएगी 30 और 10 40 और 20 60। या तो आप डायरेक्टली 60 बता दो, या फिर मैंने तरीका क्या बताया था कि इस पूरे की ले लो 40 और ये एक छोटे वाला एरिया निकाल लो 20, तो 40 और 20 आप डायरेक्टली 60 भी लिख सकते हो, लेकिन 60% है ये। अगर पॉइंटों में ऑप्शन दे देगा तो 60/100 करके 0.6 भी बता सकते हैं, 6/10 भी बता सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी करे वो ऑप्शन पे डिपेंड। क्वेश्चन का अपन को तरीका बस समझना था, वो समझ लिया। आगे आ जाओ, ये 3 वाला है, जो अपन वेन डायग्राम का अभी-अभी करके आए हैं, सेम वो दिमाग लगाना है और सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है और इसके बाद में तो फिर एक नई चीज़ चालू हो जाएगी। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको एक बार अटेम्प्ट कर लो और फिर मेरा सॉल्यूशन देख लो। मैं जब तक पानी पी लेता हूँ, ठीक है? करना इसको लेकिन ज़रूर और मतलब मज़े लेके पढ़ा करो यार, ठीक है? बाकी सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दुःख दर्द पीड़ा हो तो बता दिया करो, निवारण कर देंगे बाबा जी आपके, ठीक है? और अच्छे से पढ़ो भाई, ठीक है? एग्ज़ाम आ रहे हैं तो उस हिसाब से ही मेंटेन करना अपने शेड्यूल को और फालतू चीज़ों में बस प्लीज़ मत जाना, ठीक है?
जैसे मतलब बहुत बार बोलता हूँ मैं कि फालतू वीडियोज़ मत देखो, जो थंबनेल अट्रैक्टिव लग रहा है मतलब वो तो बिल्कुल भी मत देखो, ठीक है? पहले मैंने 2-3 एग्ज़ाम्पल भी डाले थे वो जैसे लॉलीपॉप वाले और वो सारे, प्लीज़ उन चीज़ों को इग्नोर किया करो। अब जैसे ये चीज़ें क्या है चलती रहती हैं, कि मतलब जैसे अभी समझ रहे होंगे मतलब आप क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं कि जैसे वीडियोज़ आ रहे हैं कि मतलब जैसे कोर्ट में मिलना, केस ऐसे हो जाएगा या फिर वो अपने आप को मतलब लीडर समझ रहे हैं, इग्नोर कर दो उन चीज़ों को। कुछ नहीं बटना देखो, एक बात ध्यान से सुन लो बस प्लीज़ मेरी, मैंने पहले दिन भी बोला था कि ये चीज़ें कहीं काम नहीं आने वाली। हाँ, मानते हैं दिक्कत है, एक सेकेंडरी मैटर है वो मतलब बहुत एक्सटर्नल चीज़ें हैं वो। वो दिक्कतें इन चीज़ों को देख के सॉर्ट आउट नहीं होती हैं। मतलब जैसे मैं जैसे ये चीज़ें बोलता हूँ ना कि मतलब आप ये वीडियोज़ मत देखो, पढ़ाई पे फ़ोकस करो। तो मेरे को मतलब जैसे कुछ लोगों के ये कमेंट्स आते हैं कि भई जैसे चीज़ें खराब हैं तो पढ़ के भी क्या फ़ायदा? अरे तो पढ़ के फ़ायदा नहीं है तो ये वीडियोज़ देख के भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है? हाँ, अगर आप मान लो प्रोटेस्ट में गए हो, आपने डंडे खाए हैं, ठीक है? तो वो एक मतलब अलग मैटर है। तब मतलब ऐसे सीरियसली माना जा सकता है कि हाँ भाई दिक्कत आपने फेस करी है और आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है। चलो मतलब जैसे 2-3 मिनट अपन बात कर लेते हैं इस चीज़ पे, बहुत जल्दी अभी आएँगे इस टॉपिक के ऊपर। मैं जैसे मतलब जनरली बातें नहीं करता हूँ, पर अब जैसे मान लो एकदम से ऐसे स्टार्ट हो गया अचानक, तो फिर थोड़ी-सी बातें अपन कर लेते हैं। मतलब जैसे देखो, क्या है कि आपने है ना जैसे पढ़ाई करी, बढ़िया बात है, पूरे साल और फिर अब जैसे आप है ना इन छोटे-छोटे वीडियोज़ के चक्कर में आप अपना टाइम निकाल दोगे मान लो, तो वो चीज़ है ना हैम्पर कर जाएगी फिर, ठीक है? जैसे कुछ लोग ये बोलते हैं कि सर अब पढ़ाई हो नहीं रही है उन चीज़ों की वजह से, अरे तो क्यों नहीं हो रही? किसकी कमी है मतलब? देखो जैसे एसएससी ने मतलब अपना स्टेटमेंट दे दिया। कोशिश कर रहे हैं जो लोग को कोशिश करनी है कि भई चीज़ें बदलनी जानी चाहिए या फिर अपन को जैसे बोला जाता है कि आप जैसे पोल में करो या फिर आप जैसे ट्वीट करो। हर एक चीज़ में अपन पार्ट लेंगे, पर वो एक एक्सटर्नल चीज़ है। साथ-साथ में भई पढ़ाई भी तो होनी चाहिए ना। मान लो कल को टाइम पे एग्ज़ाम हो जाता है और यही एग्ज़ाम करवा रहा होता है एडीक्विटी और चीज़ें सही हो जाती हैं, कि मान लो सेंटर पे दिक्कत ना आए, माउस वगैरह सही चलता रहे, तो फिर आपको उसमें रिग्रेट होता है। इसलिए मैं तो हर बार यही कहता हूँ कि प्लीज़ साइड बाय साइड चीज़ों को पढ़ते रहो, जितना मन लग रहा है उतनी चीज़ें कर लो। एकदम से मन नहीं लग रहा तो थोड़ा-थोड़ा कर लो, पर करो। एकदम से हटो मत इन चीज़ों से, ठीक है? बाकी वो चीज़ें भी करनी है अपन को, जैसे वो भी ज़रूरी है कि मतलब जैसे ट्वीट करना है, प्रोटेस्ट के लिए अपन को हर एक चीज़ वो मैनेज करके चलो, बस इतना कहना चाहता हूँ मैं तो। ठीक है? बाकी आप समझदार हो सारे के सारे, जैसा आपकी मर्ज़ी आए भई वैसा करो। मैं कोई होता नहीं हूँ मतलब आपको कहने वाला या फिर आप कोई होते नहीं हो जो मेरी मानोगे, ऐसा कहीं कोई वो नहीं है। ठीक है? जो मेरी राय थी बस वो मैंने बता दी, अच्छी लगे तो मानना, वरना आपकी मर्ज़ी है। ठीक है? मेरा काम है पढ़ाना, आप मेरे को बोलते हो ये करवाओ, वो करवाओ, हर एक चीज़ आपको मेरे हिसाब से तो मैं मतलब 100% कोशिश करता हूँ तो मतलब 90 टू 95% तो वो अचीव कर ही लेता हूँ कि भई चलो सारी चीज़ें करवा देते हैं। तो फिर कहीं न कहीं आप भी मतलब उस चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश किया करो। आप भी अपनी तरफ से एफर्ट्स डाला करो कि भई हाँ, बोल रहे हैं पढ़ने के लिए तो थोड़ा ट्राई करते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है? प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहे हैं तो पीवाईक्यूज़ कर लेते हैं, नए वाले टॉपिक्स को कैसे अटेम्प्ट करना है वो चीज़ें सीख लेते हैं। तो मतलब बैलेंस करके चलो सारी चीज़ें, ठीक है? बाकी तो मतलब बस ठीक है, समझदार हो सारे के सारे आप, तो कोई उसमें इतना बड़ा मुद्दा है नहीं, ठीक है? स्टार्ट कर लेते हैं। एक ग्रेड 11 ऑफ स्कूल है। हटा दो सारी चीज़ों को दिमाग से, किसी को अगर भई मतलब ऐसे ठेस पहुँचा होगा तो भई उसके लिए सॉरी है, ठीक है? और जिनको अच्छी लगी वो मान लेना और बाकी सारी चीज़ें दिमाग से निकाल के एकदम से पढ़ाई पे आ जाओ। ठीक है? एक ग्रेड 11 है मतलब स्कूल के अंदर 11th क्लास है, उसमें 40 बच्चों ने फिज़िक्स को ऑप्ट किया है, 17 बच्चों ने बायोलॉजी ऑप्ट करी है, 20 बच्चों ने केमिस्ट्री ऑप्ट करी है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेड 11 में 60 बच्चे थे। मतलब 60 बच्चे हैं, उनमें से ये काम हो रहा है कि 40 बच्चे फिज़िक्स ले रहे हैं, 17 बायोलॉजी, 20 केमिस्ट्री ले रहे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो कुछ नहीं ले रहे, निकम्मे हैं एकदम वो। तो अपन बनाते हैं भई, ये अपना यूनिवर्सल सेट बनेगा, जिसमें टोटल 7 बंदे होंगे, आया ना? ठीक है, उनमें से 40 बच्चे ऐसे हैं जो फिज़िक्स ले रहे हैं, ये 40 है और फिज़िक्स के हैं। फिर 17 बायोलॉजी के हैं, ये 17 हैं और बायोलॉजी के हैं। 20 केमिस्ट्री के हैं, ये 20 हैं और केमिस्ट्री के हैं। ठीक है, मैंने सारे बना दिए हैं, आगे आ जाओ। पढ़ते जाना है एक-एक चीज़ को और साथ-साथ में करते जाना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ते हुए आगे, पहले वाली चीज़ ही भूल गए, नहीं। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है? ऑल ऑफ दीज़ स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट मेंशन्ड हियर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मैं हिंदी में बताता हूँ जो समझ नहीं पा रहे हैं उनके लिए, कि इस लाइन का बहुत बड़ा महत्व है। क्या लिख रखा है कि हर एक बच्चा एटलीस्ट एक सब्जेक्ट तो लेता ही लेता है। मतलब ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसने कोई सा सब्जेक्ट लिया ही नहीं है।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। क्यों? क्योंकि जब अपन ने 3 और 5 वाला एग्ज़ाम्पल किया था, जब मैंने 2 बार ये लाइन बोली थी कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 3 के हैं, कुछ 5 के, कुछ दोनों के, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो किसी के नहीं थे। जैसे कि मान लो इसमें एक नंबर आ जाएगा 17 जो किसी का नहीं है, तो वो अपने इन 53 में गिना था, इन 47 में तो नहीं आएगा वो। तो यही बात इस क्वेश्चन में बोली गई है कि क्लास में अगर 60 बच्चे हैं, तो 60 के 60 यहाँ पे आ चुके हैं। बाहर एक भी नहीं रहा इनके सर्कल से, ठीक है? मतलब सारे पढ़ने वाले बंदे हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहे हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, एग्ज़ैक्टली 5 ऑफ दिस स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर ऑल 3 सब्जेक्ट, यानी एग्ज़ैक्टली 5 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट लिए हैं, यानी इसमें 5 आएँगे, ये तीनों का होता है, ठीक है। पूछ क्या रहा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 11 ऑफ दिस स्कूल वुड हैव ऑप्टेड फॉर एग्ज़ैक्टली वन ऑफ दिस 3 सब्जेक्ट, यानी एग्ज़ैक्टली एक सब्जेक्ट चुनने वाले की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। क्वेश्चन अगर समझ गए हो, तो एक बार अटेम्प्ट कर लो, गलत हो, सही हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई जज करने नहीं आ रहा। सही हो जाएगा तो बहुत ही वेल एंड गुड है, वो दिमाग में रह जाएगा, गलत होगा तो फिर मेरा अच्छे से समझ लेना और ज़्यादा बेटर बन जाओगे, ठीक है? अब देख लो मेरा सॉल्यूशन, करना क्या है? भई इसमें 5 दे रखे हैं, ठीक है? इसको करने के लिए अपन वो फ़ॉर्मूला काम में लेंगे, लेकिन एक्चुअली में फ़ॉर्मूला नहीं लेंगे, उससे जो अपन ने चीज़ें सीखी थी, वो यहाँ पे अपन काम में लेंगे। मैंने क्या बोला था कि भई एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी आता है, यानी कि सभी की प्रोबेबिलिटी या फिर सभी का नंबर जो होता है, उसके बराबर में सारी चीज़ें चलती हैं। तो सभी तो अपने 60 हैं, यानी 60 के बराबर में चीज़ें चलेंगे। अब एन ऑफ ए आएगा, ए का मतलब 40 बंदे आएँगे, फिर बी आएगा, बी का मतलब 17 बंदे आएँगे, फिर सी आएगा, सी का मतलब 20 बंदे आएँगे। अरे! लेकिन क्या-क्या हो गया? ये 2 बार आ गया, ये 2 बार आ गया, ये 2 बार आ गया, तो एक-एक बार इसको हटाएँगे। तो ऐसे हटाते हैं, एक बार देखो मैं इसको इरेज़ करके और बहुत ही अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक सर्कल तो भाग गया है, वापस ले आते हैं, ठीक है। भई मैंने क्या बोला, इनको मैं नामांकन कर देता हूँ। इसको ए बोल देते हैं, इसको बी और इसको सी। तो मैं क्या करूँगा, मैं a + 5 घटाऊँगा। तो ऐसा कर लेते हैं, a + 5 घटा देते हैं। फिर मैं क्या करूँगा, b + 5 घटाऊँगा। ये ऐसे नहीं करना है, बस एक बार समझा रहा हूँ। फिर मैं बताऊँगा कैसे करना है। फिर क्या करना है, c + 5 घटाना है, ठीक है? अब मैं इतना करने की बजाय, मैं डायरेक्टली क्या ये नहीं लिख सकता था क्या कि माइनस ऑफ a प्लस b प्लस c प्लस 15, ये मैं डायरेक्टली नहीं लिख सकता क्या? क्योंकि 5, 5, 5 3 बार आएगा और a प्लस b प्लस c एक-एक बार आएँगे। इसको अपन को घटाना है, तो मैंने घटा दिया। अब मैं नीचे वाली चीज़ों को हटा देता हूँ क्योंकि वो समझ चुके हो, ठीक है? अब मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि आपने ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया। जिसमें से ये 2-2 बार काउंट हुए थे वो आप हटा चुके हो। अरे! तो ये पूरा हट चुका है। अब एक बार तो इसको लाना भी पड़ेगा। तो क्या करेंगे अपन? 5 ऐड कर देंगे। बहुत ही बेसिक सी। पहले जब स्टार्टिंग में देख रहे थे, जब देखो ना जाके इसके ऊपर, मैंने क्या बोला था कि एक बार ऐड करेंगे अपन ये बीच वाला एरिया, ठीक है? तो ऐड कर देते हैं। यानी क्या हो जाएगा? 5 ऐड हो जाएगा। अब देखो क्या होगा? 60 से 60 कट जाएगा, मतलब ये 60 उधर जाके माइनस हो जाएगा। 17 और 5 22, ये माइनस की पूरी चीज़ उधर चली जाएगी, यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस 15। अच्छा लाल पेन चल गया क्या? ठीक है यार, सॉरी। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? 22 में से 15 जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी कि a, b और c की वैल्यू 7 है। एक बार इसको रख लो आप, यानी कि a, c और b ऐसे बंदे जो 2-2 सब्जेक्ट ले रहे थे, वो 7 बंदे हैं। समझ में आ रहा होगा? ठीक है। अब देखो मेरे को क्या चाहिए? मेरे को वो बंदे चाहिए जो अकेले इसमें, अकेले इसमें और अकेले इसमें आ रहे हों। यानी कि मेरे को क्या करना है, इन सभी का नंबर लेना है। सभी का नंबर 60 है। उसमें से मेरे को ये और ये घटा देना है। यानी मेरे को क्या-क्या घटाना है, देखो ए, बी और सी और ये 5 घटाना है। तो ए-बी-सी की जोड़ तो 7 आया था, अभी अभी निकला और 5, 7 और 5 12, यानी कि मेरे को 7 + 5 इसमें से घटाना है। 60 में से मैंने 12 घटाया, 48 बच गया। लेकिन पहली बात तो ये 48 बचा है, ये क्या बच गया है? एग्ज़ैक्टली वो बच्चे बच गए हैं जो एक-एक सब्जेक्ट ले रहे हैं, लेकिन मेरे को तो प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। प्रोबेबिलिटी एग्ज़ैक्टली 1 सब्जेक्ट की क्या आ गई? एग्ज़ैक्टली 1 सब्जेक्ट लिखा है ये शॉर्टकट में। 48 मेरे फ़ेवरेबल आउटकम है, टोटल आउटकम मेरे 60 थे क्योंकि टोटल बच्चे 60 थे। इसको सोल्व करेंगे, 12 से 4/5 आ जाएगा। 4/5 को सोल्व करेंगे, 0.8 मेरा आंसर आ जाएगा। अब एक बार खुद अपने दिमाग में सोच के देखना कि क्या ये चीज़ मुश्किल थी क्या? नहीं थी। क्या ये चीज़ लंबी थी क्या? हाँ थी, थोड़ा बहुत सोचना पड़ा, लेकिन बहुत ईज़ी थी। तो एग्ज़ाम में आ जाए तो क्या करना है? पहले गो में तो मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करना है, स्किप करना है। सेकंड राउंड में 100% इसको टाइम बचा के करना ही करना है, क्योंकि बहुत ईज़ी है, पक्का आंसर देके जाएगा और नंबर ज़रूर देके जाएगा। इसलिए करना ज़रूर है, डरना नहीं है। ठीक है?
और अगर एक बात बता देता हूँ, कोई क्वेश्चन ऐसा होगा ना जो प्रोबेबिलिटी का मतलब जैसे बच्चों से नहीं हो रहा है, तो आपसे मतलब एक चीज़ और बता देता हूँ, कोई ऐसा क्वेश्चन होगा ना जो प्रोबेबिलिटी का आपसे नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ दिमाग में बिठा लेना कि वो किसी से नहीं होगा फिर, ठीक है? और अगर ऐसा है कि वो कर पा रहे हैं लोग तो आप उसको 100% कर पाओगे, बस आप उसमें टाइम कैसे सेव करोगे कि पहली बार में स्किप और दूसरी बार में पक्का उसको अटेम्प्ट, ताकि अपन को क्या करना है, नंबर लेके आना है, गलत तो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? पढ़ रही चीज़ें इस हिसाब से हैं। अब आ जाओ इन चीज़ों पे, छोटा-सा टॉपिक बचा है, बहुत आसान है ये तो, इसमें तो मतलब ऐसे मान लो कि जितना आपने यहाँ जोड़ लगाया उसका 5% भी नहीं लगाना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो इवेंट होते हैं जिनमें 2 छोटे-छोटे वर्ड लिखूँगा बस कि नथिंग कॉमन, ठीक है? कुछ भी कॉमन नहीं होता है इनके अंदर, ठीक है? यानी कि मैं ऐसे बोल देता हूँ कि एक कोई बढ़िया-सा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, डाइस को रोल किया है, डाइस को रोल किया है, तो उस डाइस में मैं ए इवेंट ले लेता हूँ कि नंबर्स लेस देन 3, ठीक है? नंबर लेस देन 3 क्या-क्या होते हैं? 1 और 2, है ना? 3 नहीं लिख सकते क्योंकि वो 3 के बराबर है, मेरे को लेस ही लिखने थे। मैं बी इवेंट लिख देता हूँ, नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? अब 3 भी आ जाएगा, 4, 5 और 6 आ जाएगा। भई ये 2 इवेंट ऐसे हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी नथिंग कॉमन है, यानी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, यानी परस्पर अपवर्जी घटनाएँ हैं। इसका यूज़ केस क्या होगा? वो आगे समझ जाओगे। एक बार बस इन टर्म्स को समझ लो, ठीक है? एग्ज़ॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं? समझा देता हूँ। वो इवेंट्स या फिर वो ऐसी चीज़ें, वो ऐसी प्रोबेबिलिटी की सेट, कुछ भी बोल दो चाहे, जिनके अंदर देखो कुछ भी शेष ना बचे, नी है शेष, ऑलरेडी अगले ने हिंदी में लिख के दे रखा है। यानी कि मैं जितने भी इवेंट्स दे रखे हैं, मान लो ए और बी हैं, तो ए और बी को अगर मैं सारे सेट ले आऊँ ना, तो कुछ भी बचे ना मेरे पास में। जैसे कि इन्हीं दोनों को देख लो, भई मैंने ए लिया, उसमें 1 और 2 आया, बी में 3, 4, 5 और 6 आया। अरे मैं इनको जोड़ता हूँ तो 1 से लेके 6 तक सब आ गया, जो कि मेरे डाइस के टोटल आउटकम्स होते हैं। तो मतलब इसमें क्या है कि सारे आउटकम्स आ जाने चाहिए, यानी कि ऐसे लिख देते हैं इंक्लूड्स ऑल आउटकम्स, ठीक है? बहुत आसान है, सब समझ गए होंगे। एक बार क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके का बनता है इसके ऊपर। देखो, एक डाइस को रोल किया, ए नंबर लेस देन 3 अपीयर्स तो 1 और 2 होगा। ए नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 अपीयर्स यानी कि 3, 4, 5 और 6। क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? यानी कि परस्पर अपवर्जी है? बिल्कुल है। क्या ये म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव है? क्या होता है एग्ज़ॉस्टिव? निःशेष, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। क्या इसमें कुछ भी बच रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 में? नहीं बच रहा, यानी है। दोनों सही हो गए, आगे आओ। एक प्राइम नंबर आना चाहिए डाइस को रोल करने पे। अरे डाइस को रोल करने पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 आता है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2, 3 और 5। एक कंपोज़िट नंबर आना चाहिए। कंपोज़िट नंबर तो 4 और 6 होते हैं, ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा मल्टीपल्स फैक्टर्स होते हैं। 4 और 6। क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? हाँ, है। कॉमन तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्ज़ॉस्टिव है? अरे नहीं है। एक मिस हो गया इनको आने पे, यानी ये क्रॉस मार्क। समझ में आ गया होगा, वो डायरेक्टली 2 इवेंट देगा और वो पूछेगा कि ये है या नहीं है, आसानी से बता सकते हैं। आगे आ जाओ, करना खुद पहले, फिर मेरे देखना। ओड प्राइम नंबर, डाइस को तो करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओड प्राइम नंबर होते हैं 3 और 5। इवन नंबर अपीयर वो आ जाएगा 2, 4 और 6। ए नंबर लेस देन 2 एक ही होता है सिर्फ और वो एक ही है। एक्सक्लूसिव है? हाँ है, कॉमन किसी में नहीं है। एग्जॉस्टिव है? अरे हाँ, सारे आ गए, आंसर आ जाएगा। कितना ईज़ी है। ठीक है, खत्म हो गया। अब बता दो इससे ज़्यादा ईज़ी कुछ हो सकता है क्या? बस चीज़ों को क्या है समझने का और समझाने का एक नज़रिया होता है, वो अगर आप पकड़ जाओगे तो सब कुछ आपको ईज़ी लगेगा। एक लेक्चर और बचा है जिसमें बेयस थ्योरम और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और मोंटी हॉल वाली प्रॉब्लम, जो आपके भेड़-बकरी वाली, गिफ्ट वाली, वो जो भी है वो सारी की सारी देख लेंगे अच्छे से। उसके बाद में मतलब ऐसा समझ लो कि कुछ भी नहीं बचेगा। आज के दिन भी अभी भी आप जाके कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको सब कुछ ऐसे लगेगा कि मेरे को आता है, चाहे हो चाहे ना हो, वो एक अलग बात है। ऐसा नया कुछ भी नहीं मिलेगा। बाकी कल की क्लास लेने के बाद में तो आप एकदम मेंस के लेवल तक के लिए तैयार हो जाओगे और फिर एक चाहोगे तो वो कर लेंगे प्रैक्टिस वाली, वरना आपकी मर्ज़ी, आप बता देना। ठीक है? मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय-बाय। टेक केयर।